मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च से कबल इदारों पर हमले तेज, ऑडियो लीक्स पर फट पड़े, सियासत में जासूसी, जोड़ तोड़, कप्तान ने एजेंसीज पर इल्जामात आयद कर दिए। ऑडियो लीक्स, कप्तान परेशान, मामला कौमी सलामती का, या फिर ऑडियो लीक से कप्तान खुद को गैर महफूज समझने लगे। इसके अलावा बात करेंगे दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की तैयारी शुरू कर दी। लंदन में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, सजा कैसे और किसने दिलवाई, अहम सवालात पूछ लिए। इसके अलावा बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा की फौज भर्ती कर ली। दूसरी जानिब असम्बली फ्लोर पर वज़रा ने जवाब देने से इनकार कर दिया। मेंबरान असम्बली फट पड़े। वज़रा ने जवाब देने की बजाय टरखाना शुरू कर दिया। जवाबात ना देने वाली वजारतों के सेक्रेटरीज को स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने तलब कर लिया। इसके अलावा बात करेंगे कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध तैनात, सियासी हल्के अचानक तैनाती पर हैरान, टिसोरी किसकी चॉइस, अहम सवालात ने जन्म ले लिया। माजी में एमक्यूएम कामरान टिसोरी के खिलाफ थी तो अचानक इतने बड़े ओहदे के लिए कैसे मान गई, गवर्नर की तैनाती में किसका किरदार है, ये तमाम सवालात आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। क्लास साहब, जिस तरह से आज हमने सियासी मामलात में ये देखा, कल नवाज शरीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने बहुत अहम सवाल किए और उन्होंने ये कहा कि ये जो 5 साल थे ये मुझे भुगतने पड़े, तो किसका वो नाम नहीं ले पा रहे हैं, किसकी तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं कि वही तासुर नहीं है कि जब मामला ठीक चल रहे होते हैं तो इस तरह से मिस्ड शॉट्स की प्ले की जाती हैं और इस तरह से बात की जाती है इशारों किनारों में, ओपनली बात क्यों नहीं करते? मियाँ साहब की मैं उनको बड़ा करीब से देखा हुआ है, सो उनकी ये गुफ्तगू जो थी, बातें थी, मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग नहीं थी। वहाँ पे 2006-07 में लंदन में मैंने रिपोर्टिंग की हुई है, वहाँ पे अपने उस वक्त न्यूज़पेपर था न्यूज़ के लिए, 2-1.5 साल बेनज़ीर भुट्टो साहब थे, नवाज शरीफ साहब भी थे। यही मिलती जुलती गुफ्तगू, कामा फुल स्टॉप भी नहीं छेड़ा गया, सिर्फ उस वक्त नाम ज़रा डिफरेंट होते थे। उस वक्त जनाब मुशर्रफ साहब जो उस वक्त के रजीम के ख़िलाफ़ यही गुफ्तगू होती थी और यही बातें जो मियाँ साहब उस वक्त भी कहते थे कि हम यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे, हम बला बला सारी चीज़ें जो है ना वो बताते थे। सो अब वही वो कहते हैं कैसेट जो है ना मियाँ साहब की, वो रिवर्स करके उन्होंने सारी वहीं से शुरू की है। वो कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। मेरी तो अपनी एक इस पर एक अलहदा एक अंडरस्टैंडिंग है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा भी आ जाए ना वज़ीर-ए-आज़म, ये 3 साल बाद ये फिर अपना कोई उसमें कहते हैं ना ये लड़ाई झगड़े करके माशाल्लाह फिर किसी जेल में बैठे होंगे, फिर एग्जाइल में बैठे होंगे, फिर लंदन से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो आगे इसी तरीके से कर रहे होंगे जो आपने कल वहाँ पर देखी है। ये चीज़ें तो तय हैं कि इमरान खान साहब का जो ये गैप पैदा हुआ है, हमारे ये दोस्त हैं मेजर आमिर साहब, पता नहीं मैं उनको कोट कर रहा हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते होते हैं जो फिट आती है। वो कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब जब ये वज़ीर-ए-आज़म थे ना तो उन्होंने बड़ी मेहनत की कि जनाब कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्यों बैठा हूँ मैं, और पूरी उन्होंने मेहनत के साथ, एफर्ट्स के साथ, तवज्जो के साथ हर एक से लड़ने झगड़ने के बाद इमरान खान साहब को लेकर आए कि ये सीट आपके लिए, आप इस पर तशरीफ़ रखें, आप इसके काबिल हैं, मैं इसके काबिल हूँ, और मैं अडियाला जेल जाना चाहता हूँ, आप यहाँ पर तशरीफ़ रखें। उन्होंने बड़ी मेहनत की इस काम के लिए। उनको सब ने समझाया कि मियाँ साहब 2-4 चीज़ें जो हैं रहने दें। चौधरी सार अली खान साहब सबसे ज़्यादा उनको समझाने वाले थे, लेकिन चौधरी सार अली खान साहब के दुश्मन हो गए थे सारी चीज़ें। शायद मेजर आमिर साहब भी 2-3 दफ़ा गए थे उनको अपने से समझाने में कि शायद मैं उनको समझा लूँगा, लेकिन मियाँ साहब डटे हुए थे कि नहीं जनाब महाज पर डटे रहेंगे। इसी तरीके से मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा जनाब कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को उधार नहीं रखेंगे हम। अगर उन्होंने इतनी मेहनत की थी, एफर्ट्स किए थे और मुझे लेकर वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए थे, तो मैं क्यों ना उनको लेकर जाऊँ। क्या कहें कि मियाँ साहब के एक वहाँ मियाँ वाली का खान जो है उसने उधार मेरा पूरा नहीं किया। उन्होंने ही अल्लाह के फजल से उतनी ही कोशिश की, मेहनत की जितनी कि मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब ने की थी। सो वो तो इस वक्त लेवल प्लेइंग उसमें के लेवल्स हैं दोनों के, दोनों ने अपने अपने जो थी, और दोनों की लड़ाइयाँ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से हुई। इस वक्त इमरान खान साहब हैं, वो भी नाम लेने को तैयार नहीं है, वो भी इधर उधर के कहेंगे साजिश हुई, मीर जाफर सादिक इधर उधर से गुजर जाएंगे। नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। सो ये बात आपने की, बड़ा अच्छा सवाल था, नाम क्यों नहीं लेंगे। नाम उन्होंने उस वक्त लिए थे जब उन्होंने पावर में आना था। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब में 2-3 चीज़ें ये कॉमन है, खैर ज़्यादा होंगी, इस वक्त मैं 2 ही बता सकता हूँ। वो ये है कि दोनों को समझ आ चुकी है कि जितना एस्टेब्लिशमेंट को हिट करेंगे ना, आप इस पर तनकीद करेंगे तो ये आपको पावर में लेकर आएगी, नेगोशिएशन के रास्ते खुलेंगे, बिल्कुल खुलेंगे, और हमारे रास्ते खुलेंगे, हमें चुप कराने की कोशिश करवाएंगे, हमें ये ना हमारे पास मैसेंजर भेजेंगे, डील्स देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, कुछ ना कुछ हमें यहाँ से मिलेगा। इमरान खान साहब ने भी वही रूट लिया है, नवाज शरीफ साहब ने वही रूट लिया है।
उनकी जो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोस्टली वो विक्टिम कार्ड था मियां नवाज शरीफ साहब का। सर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या इस वक्त मुस्लिम लीग नून को ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव सूट करता है किसी भी एंगल से, क्योंकि हुकूमत में आ जाना, जिस तरह से मामलात अनफोल्ड हुए, जिस तरह से बकौल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इनको एनआरओज पे एनआरओज मिलते जा रहे हैं और जो अवाम भी देख रहे हैं कि हालात इनके फेवर में जा रहे हैं, तो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव भी लेना और हुकूमत में भी बैठे रहना, ये दो चीज़ें सूट करती हैं? वो पॉलिटिकली तौर पर उनको वोट बैंक हर्ट हुआ, उनकी पार्टी के अंदर बहुत सारी इस पे तनकीद थी, नहीं लेना चाह रहे थे, अभी भी वो कहते हैं। वो ये कहते हैं 4 साल हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स किए और इमरान खान साहब की वो जो बकौर उनके चौधरी ये परवेज अली साहब के नए पीस बदली जा रही थी, हमारा वोट बैंक था। हम उस वक्त इनका हार्ट केक, जब आपको याद होगा कि यहाँ पे वो आ रही थी, इन्होंने आके गिलानी साहब का वोट जब हो रहा था सेनेट का, तो उस वक्त सबसे ज्यादा लोग यही कहते थे ठीक है मैं पीएम नवाज की टिकट दें, वोट देने को तैयार है, डिच करने को तैयार है। बल्कि तरीके एतमाद के दिनों में ज्यादातर लोग जो थे वो इनका टिकट लेना चाहते थे कि अगर आप अश्योर करें हमें कि आप हमें टिकट देंगे तो फिर हम आपको वोट डालने के लिए तैयार हैं। इसमें पीटीआई के लोग भी थे, दीगर पार्टीज, तो हार्ट केक की तरह। लेकिन जिस तरह या इवेंट्स को वो उसमें टर्न हुई है, तो अचानक इन्हें फील हुआ है कि भाई साहब हमें तो उस एस्टेब्लिशमेंट का दिफा करना है जिसके खिलाफ हम बैशिंग करते रहे हैं, जिसने हमें जेल में भेजा, मरियम को भेजा, ये जो उन्होंने वो तनकीद कर रहे थे कल जो थी, तो बेसिकली तो वो इस पर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पर बातें कर रहे थे। यही करैक्टर थे, यही लोग थे। एक दो जनरल उसमें रिटायर हो गए, ज़हीर इस्लाम साहब आप कह सकते हैं वो रिटायर हो गए, शुजा पाशा साहब वो पहले थे, खैर वो उस पीपल्स पार्टी दौर में थे। सो ये चीज़ें तो वो उनके खिलाफ चार्जशीट वो कर रहे, लेकिन इसके अलावा रास्ता नहीं है इनके पास। अगर ये नहीं करते तो इमरान खान साहब इनको इस वक्त रगड़ के उन्होंने रख दिया, क्योंकि इमरान खान साहब पहले 3.5 साल वो दिफा करते रहे। जनरल बाजवा साहब पे उनके मेरा डजन ऑफ उनके इंटरव्यूज हैं कि जनरल बाजवा साहब से अच्छा तो जनरली पैदा कोई नहीं हुआ, प्रो डेमोक्रेसी है। वन पेज, एक मिसाली वन पेज बना हुआ था, बहुत सारी चीजें थी। हर बात पे खान साहब बड़े मजे से बैठे हुए थे और बैठ के रूल कर रहे थे मुखालफों को, किसी को जेल में डालो, किसी को खुलवा दो, किसी को पकड़ लो, किसी को फलां कर दो। अच्छा किया अतलास साहब, आपने खान साहब की बात की। खान साहब जो है वो ऑडियो लीक से अचानक से जरा परेशान हो गए, उस पर उन्होंने बात की। अब वो इसलिए परेशान हुए हैं कि अब उन्हें संगीनी का अंदाजा हुआ है हालात की, या एक्चुअली क्या उनको लग रहा है? और ये जो एजेंसीज के रोल पे उनका एक वो बड़ा ट्विस्ट है कि एकदम से वो कहते हैं कि एजेंसीज को ये काम नहीं करना चाहिए, क्या उनका काम यही रह गया कि वो टेलीफोन कॉल्स टेप करें? तो जब खुद हुकूमत में थे इस चीज को क्यों सपोर्ट करते थे? यही हमारा रोना है जो सबसे ज्यादा, कि आप ये नवाज शरीफ साहब थे, मैं फिर कहूँगा कि कंपैरिजन तो इन्हीं का होगा ना, अब नवाज शरीफ साहब का होगा और इमरान खान साहब का होगा। उस वक्त आप बैठ के अगर हम लोग को तनकीद कर भी लें, किसी को मतलब कमेंट कर लें, तो आप हमारे ऊपर पड़ जाते हैं कि जनाब आप लोग जो है इस तरह की बातें करके रियासत के लिए, रियासत के इदारों के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। बाकायदा लॉ में इन्होंने, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, ये होना तो चाहिए, आई होप कि एवरीबॉडी नोज, कि आपके कानून में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि फौज और अदलिया पे तनकीद नहीं हो सकती। ये बाकायदा आपके ये कौमी असम्बली में भी नहीं हो सकती, लीव अलोन टीवी शोज में हो, दीगर चीज़ों में। अब वहाँ पे ये इन्होंने लॉ बनाया हुआ है। सो वहाँ पर ये बैठ के सारी की सारी चीज़ें ओनरशिप। मियाँ साहब कहते थे, मुझे याद है लंदन में 2007 की, चलें एक बात बताऊँ, कि जनाब एक दफ़ा मुझे पाकिस्तान वापस जाने दे, 2 काम मैं बड़े करूँगा। एक तो जितने लोटे थे उनको करीब नहीं आने दूंगा मुशर्रफ साहब के। दूसरा कहते थे कारगिल पे कमीशन बना के जर्नलों को सजाएं देंगे जो ही मसूब वापस है। इसलिए मुझे उनकी किसी बात पे जितनी गुफ्तगू वो कर रहे थे मियाँ साहब, उनके हामियों से, उनके चाहने वालों से मादरत के साथ, जज्बाती कौम है, अल्लाह के फजल से हर एक को अपनी मर्जी का लुटेरा चाहिए, वही उनको अच्छा लगता है। वो अगर हो सकता है इनके जज्बात इनके हर्ट हो जाए। मुझे मियाँ साहब की टक्के की बात कभी यकीन नहीं आया कि जो कुछ बातें कह रहे हैं ये सच्ची बातें कह रहे हैं, या वापस इक़्तिदार में चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए तो वही कुछ करेंगे जो अभी आप ये कह रहे हैं। कारगिल पे कोई कमीशन नहीं बनाया इन्होंने, वापस है, इन्होंने सबसे ज़्यादा लोटे जो थे उन्होंने वापस अपनी पार्टी में लिए, उनको वहाँ पर लिया। सो मियाँ साहब की जो गुफ्तगू है, या इमरान खान साहब भी वही कह रहे हैं जैसे आपने कहा कि जब उनका मंसूर अली या खान साहब का इंटरव्यू बड़ा मशहूर ज़माने चल भी रहा है, उसमें खान साहब उनका एजेंसीज के रोल को दिफा कर रहे हैं कि बिल्कुल टैपिंग बड़ी ज़रूरी है। आज कह रहे थे जनाब ये बड़ा जुल्म करते, इनका काम जासूसी करना रह गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स का एक प्रॉब्लम, अच्छा भुट्टो साहब यही काम करते थे, मैंने उनकी कोई फाइलें देखी थी, वो भी अपने मुखालफिन को, बल्कि उन्होंने ISI को रोल ही उन्होंने दिया था जिसके बाद सारा मसला उस पर शुरू हुआ था। वो भी पूरी रात पूरा दिन उनका फ़ोन उनको टैप करा के सुबह नाश्ते पे उनको वर्बैटम फाइल दी जाती थी कि ये लें जनाब कि आज आपके मुखालफिन किससे मिले हैं, कैसे मिले और क्या कुछ किया है। सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब ये बनते हैं, ये डेमोक्रेटिकली बनते हैं। जितना मतलब भुट्टो साहब के दौर में अपोजिशन को तंग किया गया, जेलों में डाला गया, क्योंकि उसमें उस 50 साल गुजर गए तो नई नस्ल आ के लोगों को याद नहीं होगा। इनके दौर में देखें, नवाज शरीफ साहब का दौर देखा अपोजिशन के लिए मुश्किल था, पिछला दूसरा दौर स्पेशली ज़्यादा मुश्किल था।
इन्हीं का इमरान खान साहब का देख लें पोजीशन के लिए ये बड़ा मुश्किल था। जब आप अपने आप को इतना वीक कर लेते हैं आपस में लड़ने के लिए, पावर के लिए, कि DGIS सही अगर आपकी मर्जी के मुताबिक डल्टी वर्क करे तो वो ठीक है, फिर वो बहुत अच्छा है। आप उसको आर्मी चीफ बनाने पे भी तुल जाएंगे, जैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको बना रहे थे, आपको याद होगा भट्ट साहब, जियाउद्दीन भट्ट साहब को बना रहे थे आर्मी चीफ को, उस वक्त बरतरफ करके मेरा काम करेंगे, मेरे लॉयल होंगे। या जैसे हमने देखा यहाँ पे उसमें साबिक DGIS जो थे जनाब मुनीर हफीज साहब ने, सॉरी आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनको आपने 9 महीने बाद हटा दिया क्योंकि इमरान खान साहब को फील हुआ कि ये तो मेरी गेम खेलने के लिए तैयार नहीं। जनरल फैज साहब बड़े अच्छे हैं क्योंकि वो गो गेटर्स हैं, जैसे मैं उनको कहता हूँ वैसे कर देते हैं। जब आप अपनी पसंद के जनरल्स या अपनी पसंद के IG या पसंद के चीफ सेक्रेटरी सिर्फ इस वजह से लगे आएंगे, या जजेस या जर्नलिस्ट, कॉलम निगार, एंकर, कि मेरा बंदा कि मेरी बात करेगा, मेरी बात सुनेगा, तो फिर कल को वो मेरे बंदे जो हैं किसी और के बंदे भी हो सकते हैं। सो इमरान खान साहब के जहन में भी वही बात है, भुट्टो साहब के जहन में भी वही थी, नवाज शरीफ साहब के जहन में वही है कि बंदा हमारा होना चाहिए, और जो बंदा होता है वो उल्टा हमेशा इनको टंग देता है, ये उससे नहीं सीखते। भुट्टो साहब भी टंगे गए थे, नवाज शरीफ साहब भी टंगे गए थे। मैं तो बार बार कई दफा कह चुका हूं इमरान खान साहब को मौका दें, ये मतलब ये शिकायत गिला ना करेंगे भाई साहब मुझे एक आर्मी चीफ लगाने का मौका नहीं मिला और मुझे मिलना चाहिए था। ये इनको नवाज शरीफ साहब को भी, इनको इमरान खान को। अच्छा, क्विकली क्लास साहब, इससे पहले कि ब्रेक का वक्त हो, वज़रा की जो तादाद है इट इज एक्सीडिंग एनी पॉसिबल लिमिट, और जवाब देने को वज़रा तैयार नहीं है। ये बड़ा पुराना इशू है कि जब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देंगे, अपनी किचन कैबिनेट बनाएंगे, तो फिर यही कुछ होगा। मतलब मैंने सिंपली इन अरसे में अगर कोई वज़ीर आज़म देखा है जो वो रेगुलर हाउस में आते थे, इज़्ज़त होती थी और मैंने बैठते थे, वो थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। ये सारे कहेंगे जर्नलिस्ट जितने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट को कवर करते हैं, एवरीबॉडी विल से दैट कि ये उस वक्त आते थे, बैठते थे, सवालों के जवाब भी देते थे। मैंने नवाज शरीफ साहब को पार्लियामेंट में 8-8 महीने नहीं देखा, इमरान खान साहब को 6-6 महीने इनको जाते हुए नहीं देखा। ये लोग जब अभी शहबाज शरीफ साहब देख लें, मेरा ख्याल पोजीशन में थे, ये ज़्यादा जाते थे, उस वक्त बैठते थे पोजीशन, और वो भी तकरीरें करते थे अपने केसेस के रिलेटेड के मेरे साथ नैब ने मुझसे ये पूछा, मेरे बेटे को पकड़ लिया, नैब वाले रात को आते हैं, हमसे इन्वेस्टिगेट करते, अपनी कहानियाँ, अपनी जुल्म की दास्तानें और विक्टिम कार्ड प्ले करते, लंबी लंबी तकरीरें होती। उस वक्त इनको अच्छा लगता था। जो ही ये वज़ीर आज़म बनते, पता नहीं इनको कौन सा वो कहते हैं, इन पे ये हो जाता है एक अजीब सा इनका माइंड सेट बनता। इनकी शायद ब्यूरोक्रेसी इनको बताती है, इनके लोग इनको बताते हैं सर आपका स्टेटस नहीं है, आप जाएँ डिबेट में हिस्सा लें, बैठें। उसका नुकसान ये होता है वज़ीर जो है जब ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म ही नहीं आता, वो फिर आके डिसइंटरेस्ट शो करते हैं कि हमारा क्या कर लेगा। अगर वज़ीर आज़म जाएगा, आप नोट करें, जिस दिन वज़ीर आज़म जाता है वहाँ पे बिल्कुल तो आपको 20-30-40 के करीब वहाँ पे वज़ीर मिलते हैं। अच्छा, MNA क्या करते हैं, पहले ये होता है कि आपका वज़ीर आज़म गायब हो जाते हैं पार्लियामेंट से, उसके बाद वज़ीर गायब हो जाते हैं, तीसरी स्टेज पे आपके MNAs आपके गायब हो जाते हैं और आपको वो आके उसका मसला शुरू हो जाता है कोरम का। या सादिक साहब के दौर में सबसे ज़्यादा होता था कि उनको कोई लिफ्ट नहीं कराता था। अभी देखें उसमें स्पीकर साहब बैठे हुए, इनके दौर में कोई नहीं है। यही हम सेनेट में देखते होते थे। सो ये एक उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। जो वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेगा, जो कि नहीं लिया इन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको, 8-8 महीने उसके वज़ीर भी नहीं आएंगे, उसके MNAs भी नहीं आएंगे, और वो पार्लियामेंट वल्नरेबल भी होगी, उस पर अटैक करना, उसे बिल्डोज करना और आपको हटाना तीसरी कुव्वत के लिए आसान हो जाएगा। इमरान खान साहब आज जो शिकायतें करते हैं कि मुझे हटाया गया, नवाज शरीफ साहब करते हैं, वो भाई साहब इसलिए हटाया गया कि आपने अपने MNAs पे, अपने अलाइज पे उनके साथ बैठे नहीं है, बात नहीं की। मतलब मैंने खान साहब को कभी, हो सकता है कभी एक दफ़ा हुआ, मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने खान साहब को कभी किसी MNA इनको मिलने आया ना वहाँ पे उसमें कौमी असम्बली में इनकी सीट पे, मैंने इनको उठ करके किसी से हाथ मिलाते नहीं देखा। आम लोग कहेंगे इसका उठ से मिलने का क्या ताल्लुक है, ये बड़ा ताल्लुक है। जो MNA वहाँ से एक मील से चल कर आ रहा है, वहाँ से बैक बेंचे से, वो भी कुछ वोट लेके आया हुआ है, कोई 1,50,000 60,000, तकब्बुर होता है। मतलब इसको अना कहें, तकब्बुर कहें, नहीं उठ के मिलेंगे। ये चीज़ें होती हैं, आप उनको विन ओवर करते हैं, आप उनके साथ अच्छा ताल्लुक रखते हैं। ये जमहूरियत है ये आपकी, आप किसी को स्माइल नहीं देंगे, किसी के साथ उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। 5-6 लोग हैं जो आपके गिर्द घेरा डाल रहे हैं। शरीफ फैमिली अपने ख़ानदान से बाहर नहीं सोचती, इनके किचन कैबिनेट थी, मरियम होती थी, उसके बाद ये होते थे, ये इसाक डार साहब होते थे, नवाज शरीफ साहब होते थे, और उनके 2 या 1 बच्चे होते थे। ये बैठ के फैसले करते थे। फिर पूरी कैबिनेट आप साइड पे कर देते हैं, तो वो आपको डिसइंटरेस्ट शो कर देती है। सो अगर आपने हाउस में यही कुछ ये कर रहे हैं, मतलब मुझे ये पैटर्न जो नज़र आ रहा है, ये एग्जैक्टली ये फिर कल पर होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी आंसू नहीं रुकते जी मुझे जी हटा दिया गया। भाई आपने करना क्या था? अभी भी चौथी दफा वजीर आजम बनना चाहता, अब किस लिए बनता है? अब क्या करेंगे? जब पिछली दफा थे 3.5 साल थे इनके पास, इन्होंने जनाब एक आग इब्ने बतूता बन के बैग पकड़ा
और पूरी दुनिया फिर 100 से ज्यादा विजिट के 400 दिन जो है ये पाकिस्तान से बाहर है। मियाँ साहब खुद 400 दिन पाकिस्तान से बाहर थे। इन्हों 6-6 महीने कैबिनेट इजलास नहीं होते थे, 8-8 महीने आप पार्लियामेंट नहीं जाते थे, उसके बाद आप 1 साल अब सेनेट में नहीं जाते थे। आपने वापस आने करना क्या है पार्लियामेंट को? पार्लियामेंट है, आपको वोट डाले, इसके बाद इससे कम में आप पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहते। फिर जब इनको निकाला जाता है, एमएनएज इनको सपोर्ट नहीं करते, अपने उनके वो कहते हैं जय जी जुल्फी बुखारी को कहें आपको वोट डालेगा, जय जी कहें उस नदीम बाबर को कहें वोट डालेगा, जय जी आरिफ नकवी को कहें, इमरान खान साहब के यार दोस्त जो हैं, जो इनके एटीएम्स हैं, फिर वो ले हैं उनको आप हाउस में कहें। अभी उनके भाग गए साथ, उनके अलाइज भाग गए, एमक्यूएम भाग गई, पीएमएलक्यू भाग गई और बाप भाग गए। पीएमएलक्यू के चौधरी परवेज अली साहब के साथ कितने बड़े सीरियस मसले चलते थे इनके, उनके बारे में कमेंट्स देखें, उसके मुनिस को देखें। जब उनको नाराज कर लेते हैं, भगा देते हैं, फिर कहते हैं जनाब उनको एजेंसीज को फोन करते हैं क्या वापस लाएं, आप जी वापस लाएं। वो कहते हैं भाई साहब अगर आपने हमारे तड़ पे हुकूमत कर रहे हैं, फिर हमारी मर्जी के काम भी करें। फिर वो अपनी मर्जी का वो बंदा लगाते हैं वहाँ DGIA से, फिर कहते हैं नहीं जी ना मर्जी तो मेरी चलेगी। फिर वो कहते हैं ओके फाइन, फिर मर्जी आपकी चल रही है ना, तो फिर हाउस भी खुद चला लें जनाब। मेरा काम तो नहीं है एज एन आर्मी चीफ, एज ए DGIA से कि मैं आपके बंदे इकट्ठे करूं और आपको आके पुलिस की तरह उसे डिप्टी कमिश्नर की तरह इकट्ठे करके मैं आपको भेड़ बकरे लाऊं कि ये लें जी वोट डालें, आज बिलिंग होनी, आज आपको देना है। अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो ओनरशिप लेता है, वो जाता है, वो अपने एमएनएस की भी इज्जत करेगा, मिनिस्टर्स को टाइट करेगा कि हाउस में जाना है, इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, और उठकर भी मिलता है। ये हो सकता है उनके हामी कहेंगे जी ये आइडियलिज्म पाकिस्तान ने वैसे कभी देखा है किसी वजीर आज़म की? मेरा ख्याल है, फिर मैं कहूँगा ये जो कस्सी थी ना यूसरत गिलानी में थी, अगर यूसरत गिलानी साहब की फैमिली और उनके बच्चे और ये सारे मिलकर करप्शन में, स्कैंडल्स में, माल बनाने में जो उन पे इतनी बड़ी शदीद चीज़ें अगर ना चाहते, बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, मेरे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, बेहतर उनमें जो स्किल्स थी एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, मैं कह रहा हूँ एज ए ह्यूमन के तौर पर, इंटरेक्शन के तौर पर, लोगों को इज्जत देने के तौर पर, वो यूसरत गिलानी साहब में ज्यादा थी। लेकिन वो क्योंकि इतने सारे पूरे का पूरा टब्बर, पूरी फैमिली, माल बनाना, इधर उधर केसेस हुए, तो उसका जो इमेज था यूसरत गिलानी साहब वो टार्निश हुआ बड़ी बुरी हद तक। तो अगर आप उनकी तारीफ भी करेंगे तो लोग कहेंगे छोड़ो यार, आप किस बंदे की तारीफ कर रहे हैं जो इसमें इस करप्शन में या जिनमें स्कैंडल्स में जो इन चीजों में इन्वॉल्व था। अदरवाइज असेंबली में पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यस ये सब कहेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, किसी भी इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट को कहें कि एक एज इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको कौन बेहतर प्राइम मिनिस्टर लगता था, हम्बल होगा, इज्जत देता था, रिस्पेक्ट से मिलना, ये चीज़ें आपको इमरान खान साहब में, नवाज शरीफ साहब में, जो बाद में आने वाले थे, उस शौकत अजीज़ हो या उसके बाद जमाली साहब में भी नहीं, जमाली साहब बड़े रूड हो गए थे जब वो वजीर आज़म बने थे। सो प्राइम मिनिस्टर को हम्बल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए अपने एमएनएस के आगे, अपने लोगों के आगे, और अपने लेकिन अपने वजीरों को उसको टाइट करना चाहिए, उनके साथ रियायत नहीं करनी चाहिए कि तुम लोग अकाउंटेबल हो, तुम्हें गाड़ियां दी हुई हैं, तुम्हें घर दिए हुए हैं, तुम्हें दफ्तर दिए हुए हैं, तुम्हें अलाउंसेस दिए हुए हैं, तुम्हारी बदमाशी बनी हुई है, तुमने झंडे लगाए हुए हैं और तुम हाउस में नहीं जाते, जवाब नहीं देते एमएनएस को। सो हाउस के खिलाफ बेसिकली आप खुद लोग कंस्पिरेसी करते हैं, और ये वजीर आजम की ड्यूटी होती है कि वो हाउस को चलाए। ये उनकी DGIA की या आर्मी चीफ की ड्यूटी नहीं होती, MI की या इंटेलिजेंस ब्यूरो की, कि जनाब आपको हाउस चला के दे। अगर वो हाउस आपको चला के देंगे तो देन दे विल डिक्टेट यू एज वेल। फिर आप कहते हैं मुझे डिक्टेशन देते थे। बिल्कुल सही। क्लास साहब, कुछ नैब के हवाले से भी बात करनी थी, जो उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई है, अगर वक्त बचा तो। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मजहर अब्बास साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे ज़रूर बात करेंगे कराची के मामलात की, ख़ास तौर पे गवर्नर सिंध की तैनाती, कामरान टिसोरी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लासेस। अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक बड़ी अहम अपॉइंटमेंट और फिर उस अपॉइंटमेंट, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब, और कराची के मामलात पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है। सो ओवर टू यू सर। मेरा ख्याल है कराची से बात शुरू करते हैं। यहाँ पे इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, एस्टेब्लिशमेंट, लीक्स वगैरह तो चलते रहेंगे, लेकिन कराची बहुत बड़ा एक इशू है जिसको हम साम टाइम इस्लामाबाद बैठ के इग्नोर करते हैं। तो मजहर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, और इनसे बेहतर मेरा ख्याल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो, कराची हो, बड़ा इन्होंने लिखा भी है, बोला भी है, और आप इनको सुनते भी रहते होंगे। वन ऑफ द वेरी डिसेंट जर्नलिस्ट, जो अपनी बात को, सख्त से सख्त बात को बड़े खूबसूरत तरीके से वो कहे जाते हैं, जो मेरे जैसे बंदे को सीखने की ज़रूरत है कि सख्त बात को आप अच्छे तरीके से भी कह सकते हो। वो ये मजहर साहब जो है ना वो कहते हैं। तो मजहर भाई सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। रहू वो सर आपको मुबारकबाद देनी है, आपके साथ अफसोस करना है। नहीं, मेरा ख्याल है अभी वेट एंड सी वाली बात है, लेकिन जनरली लोगों ने इस फैसले को
बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया। और पसंद नापसंद तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोगों को बहुत हैरानगी हुई है इस फैसले से, और उसकी बड़ी बड़ी बेसिक सी वजह है, और वो ये कि जाहिर है एमक्यूएम ने का दावा है कि उन्होंने ये 2 नाम भेजे थे, पहले 5 नाम भेजे थे, फिर ये 2 नाम भेजे, और वो खुद भी ये सवाल करते हैं कि जी पहले नामों पे एतराज क्या था और फिर इस नाम को अचानक क्यों ओके कर दिया गया। लेकिन इसका एक पसमंजर है रऊफ, और उसका पसमंजर जो ज़ाहिर है कामरान टिसोरी साहब की पूरी शख्सियत के हवाले से है, और वो शख्सियत के हवाले से इस वजह से है क्योंकि कामरान टिसोरी साहब बहुत ज्यादा वजह तनाज़ा भी बने थे एमक्यूएम की पॉलिटिक्स के अंदर, और खुद एमक्यूएम के अंदर जो है ये डॉक्टर फारूक सत्तार और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात उसकी बुनियाद भी कामरान टिसोरी बने, और फिर अचानक उनका एकदम आना, तो पहले राब्ता कमेटी में आना और फिर राब्ता कमेटी का अपने फैसले को वापस लेना और फिर अचानक गवर्नर बन जाना। तो इसमें जो मेरी इत्तलात हैं और भी बहुत की जो हमारे कुछ साथी हैं उन्होंने भी इस हवाले से खबर दी है कि कामरान टिसोरी के ऊपर जो है वो पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे, और आज भी कुछ लोगों से मेरी जो बात हुई है उनकी राब्ता कमेटी के, तो उनको हैरानगी है इस फैसले पे, और वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह ही फैसले मुसल्लत होने हैं तो फिर एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है साफ साफ या तो पार्टी को बता देना चाहिए कि अगर फैसले किसी और ने करने हैं और हमने सिर्फ उस पर मोहर लगानी है तो ठीक है। नहीं मजहर भाई, आपने मजहर भाई खुद बताया कि इनके 5 या 2 नाम दिए गए थे, तो उसमें टिसोरी साहब का नाम एमक्यूएम ने नहीं भेजा था। इनका कहना है, अब ये कह रहे हैं कि पहले हमने 5 नाम दिए थे, उन 5 नामों में कामरान टिसोरी का नाम नहीं था, उनमें नसरीन जलील था, आमिर खान का था और कुछ 2-3 साथी थे। ये जो बात है कि बाद में 2 और नाम भेजे गए और उसमें कामरान टिसोरी का था, यही सवाल जो है ये खड़ा करती है, और ये भी ऐवान सदर से भी ये सवाल जरूर पूछते हैं की जरूरत है कि क्या वजह है कि सदर आरिफ अलवी के सामने वो 5 नाम भी आए होंगे और ये 2 नाम भी आए होंगे, तो उन्होंने कामरान टिसोरी का नाम पे क्यों ओके किया, या उनको किसी ने कहा कि बैकग्राउंड क्या है? आप क्योंकि कराची में बैठे हैं, बरसों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आखिर इन पे नाम पे एतराज़ क्यों हो रहा है? क्या बैकग्राउंड है? क्या ऐसी चीज़ें इनके नाम के साथ अटैच हैं कि कराची के लोग डर गए? मैं GTV पे रिपोर्ट भी देख रहा था कि कराची के लोग जो हैं वो उस पर वो नाराज़ हैं कि आपने टिसोरी साहब क्यों रहेगा। ऐसी क्या चीज़ है इनकी शख्सियत में या इनके करैक्टर में या इनकी या वट एवर, क्यों लोग नाराज हैं? रऊफ, ये कोई बहुत हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन कभी भी नहीं रहे। ये फंक्शनल मुस्लिम लीग में हुआ करते थे, वहां से इन्होंने एमक्यूएम ज्वाइन कर ली। एमक्यूएम के ये ज्यादा प्रोमिनेंस इनकी आई है वो जब 2016 में 22 अगस्त 2016 में एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन के दरमियान एक तरीके से अलहदगी हो गई, और फिर एमक्यूएम के पाकिस्तान के अंदर जो सियासत आई उसमें इनका नाम ज्यादा प्रोमिनेंटली आया, और काफी हद तक ये भी कहा गया कि इन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर रह के जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार के बहुत करीब गए, और फिर बहुत से लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर फारूक सत्तार को काफी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। जो नजर भी आता है कि जो इख्तलाफात की बुनियाद एमक्यूएम पाकिस्तान और फारूक सत्तार में बनी वो कामरान टिसोरी थे। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो इनका कोई भी खास सियासी बैकग्राउंड नहीं है। इन पर मुकदमात वगैरह रहे हैं, लेकिन खैर मुकदमात तो बहुत से लोगों पे रहते हैं, वो मेरा ख्याल नहीं है। लेकिन ये इनकी रेलेवेंस क्या है? कोई पैसा, इनका मजहर, इनका पैसा ATM है तगड़ी किस्म की, फंक्शनल लीग में भी आप बता रहे हैं, फिर एमक्यूएम तो पैसे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर पार्टी को 1, 2, 3 कोई ATM चाहिए होते हैं, तो ये भी एक तगड़ी ATM है वहाँ पे कराची में। देखिए रऊफ, अगर फर्ज करें वो है भी, और कई लोगों का ख्याल है कि इनके पास पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस मकसद के लिए भी इनको लाया गया है वो मकसद मुझे अचीव होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए कि किसी एक सर्कल में भी मैंने नहीं सुना जो मासिवा इसके कि ये जरूर हैरानगी की बात है कि एमक्यूएम पाकिस्तान
की तरफ से भी इनकी तकर्री को वेलकम किया गया, हालांकि पार्टी के अंदर इख्तलाफ मौजूद है और पार्टी ने खुद उनको राब्ता कमेटी में नहीं लिया। और पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से भी इनको वेलकम किया गया और डॉक्टर फारूक सत्तार की तरफ से भी। तो क्या ये एमक्यूएम की यूनिफिकेशन के लिए लाए गए हैं? अगर यूनिफिकेशन के लिए लाए भी गए हैं तब भी वो यूनिफिकेशन मुझे एक तो होती नजर नहीं आ रही, लेकिन इसके अलावा जो है ये इनका जो भी सियासी मकसद है, जिन लोगों ने भी इनको लेकर आए हैं, वो मुझे इसलिए अचीव नहीं होता नजर आ रहा क्योंकि इनकी अदरवाइज पॉलिटिक्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं रही है या कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इनका नहीं रहा है, जिसकी वजह से इनको लाया गया। तो मेरा ख्याल है ये फैसला जिसने भी किया है, ये मेरे हो सकता है मैं कर दूं, लेकिन मुझे ये फैसला बाउंस बैक होता नजर आ रहा है। अच्छा मज़हर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक तो सदर साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि माजी हमने देखा कि वो हलफ नहीं लेते और बहुत जगहों पे पसोपेश से काम लेते हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी ऑप्शन को ओके कर दिया जो कि पार्टी के अंदर से भी मुखालफत है, बाहर से भी एतराज़ात हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि एक्चुअल रिकमेंडेशन किसकी है। एक तो ये बताएगा कि एमक्यूएम की सियासी बेचारगी कब तक चलेगी, और दूसरा ये कि ये जो टास्क है यूनिफिकेशन ऑफ एमक्यूएम के अलावा आपको क्या नजर आ रहा है, क्या टास्क हो सकता है, इनको लाने के पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है? देखिए, मतलब एक के जमाने में जब डॉक्टर अशरफ इबाद थे तो डॉक्टर अशरफ इबाद का एमक्यूएम के अंदर बड़ा काफी होल्ड था और एमक्यूएम को उन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया था डॉक्टर फारूक सत्तार, उन्होंने डॉक्टर अशरफ इबाद ने, और फिर वो जाहिर है जनरल मुशर्रफ का पीरियड था और जनरल मुशर्रफ के पीरियड में खास तौर पे बहुत ज्यादा एक तरह से ब्रिज वो बन गए थे। और वो पीरियड था जिस पीरियड के अंदर जो है वो एक जो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो आप गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के दरमियान बहुत वाज़ेह है और गवर्नर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, एक फिगर हेड होता है। लेकिन जो डॉक्टर अशरफ इबाद के वक्त जो मुआहिदा हुआ था वो तहरीरी नहीं लेकिन एक बहुत वाज़ेह लकीर खींच दी गई थी कि जी अर्बन सिंध, कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, इनकी जो इंतजामिया के हवाले से फैसले होंगे वो अशरफ इबाद करेंगे। और अरबाब रहीम और फिर उनको बहुत वाज़ेह तौर पे ये कह दिया गया था। और वो एक पावरफुल गवर्नर के तौर पे बन गए थे, उनके पास एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी अशरफ इबाद को, उसके अलावा किसी गवर्नर के पास ये पावर्स नहीं रही। ये जो एक्साइज थी वो इसलिए थी क्योंकि एमक्यूएम ने कह दिया था कि हम उसके बगैर अरबाब रहीम को सपोर्ट, जाहिर एमक्यूएम माइनस पीपल्स पार्टी तो एमक्यूएम के पास ही सबसे ज्यादा एमपीएस थे उस वक्त, और उस वक्त यूनाइटेड एमक्यूएम थी, तो इसलिए भी। और फिर इशरत इबाद क्योंकि बहुत ग्राउंड के आदमी थे और पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे, एमक्यूएम के अंदर बहुत मैं सारी आपकी बात कर रहा हूँ, इशरत इबाद साहब के हवाले से बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। दो सवाल आते हैं मेरे साथ। ये कराची या सिंध के लिए गवर्नर वाकई इतने अहम हैं कि एक वहाँ गवर्नर लगते हैं, अदरवाइज तो कोई उनके पास पावर्स नहीं है, कोई क्लाउट नहीं है, सारा दिन बैठे चाय पिए वॉक करें, आते जाते दो चार यारों दोस्तों को रिश्तेदारों पे रोप शोप डालना हो तो ठीक है, गाड़ियाँ शाड़े आगे होती है, अदरवाइज तो कोई पावर्स नहीं है उनके पास, नंबर वन। दूसरा मैंने ये देखा उस पर उस सोशल मीडिया पे उनकी शख्सियत के हवाले से पिक्चर्स ये वो, तो लोगों को लगा है कि शायद मैवरिक टाइप हैं, और वो जो एक आपको पर्सनैलिटी चाहिए होती है डिसेंट किस्म की, आपको लगे कि गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है कि एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल एक ओहदा है, तो उस पर कोई इस तरह का बंदा होना चाहिए जिस पे केसेस ना हो, क्लीन हो। तो केसेस तो इशरत उन पर इबाद साहब भी बड़े थे, स्वीट पर्सनैलिटी तो वो भी बड़े थे, लगते क्यूट वो भी बड़े थे, बड़े पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब बातचीत में, लेकिन उन पर भी दर्जनों उन पर मुकदमात थे, केसेस जो बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात थे। तो ये कौम अगर या हमारे कराची के भाई या सिंध वाले अगर इशरत इबाद साहब को 7-8 साल बर्दाश्त कर गए हैं, तो मैवरिक या लुक्स वाले इनको टिसौरी साहब को क्यों नहीं कर सकते? या वही मसला है ड्रेसिंग का प्रॉब्लम है, या थोड़ा सा कुछ डिसेंट क्यूट नज़र आते रहे लेकिन केसेस जितने हो खैर है, उसका कोई मसला नहीं है? नहीं, वही मैंने रऊफ पहले ये बात की थी ना कि केसेस तो सब पे ही बनते रहते हैं, केसेस बहुत से होते हैं, बहुत से जेन्युइन होते हैं, बहुत से नहीं होते हैं, वो केसेस इग्नोर कर दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ये पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है। लेकिन डॉक्टर इशरत इबाद जो है वो एमक्यूएम के अंदर एपीएमएसओ के ज़माने से थे, तो ये वो बिल्कुल एमक्यूएम के हार्डकोर में भी रहे हैं, एक्टिव भी बहुत ज्यादा रहे हैं, अनलाइक कामरान टिसूरी उस तरीके से एक्टिव नहीं रहे।
फिर वो मैंने कहा ना वो पीरियड क्या था, वो पीरियड ये था कि जिस वक्त एमक्यूएम अर्बन सिंध की एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी और उस वक्त उनका एक क्लाउड था, यानी उसमें एमक्यूएम का क्लाउड था। इशरतुल इबाद की जगह कोई और होते वो, लेकिन इशरतुल इबाद की एक एक्स्ट्रा वो ये थी कि वो जो है उस वक्त सदर मुशर्रफ साहब थे। मुशर्रफ साहब का भी कराची के हवाले से बहुत ज्यादा उनका एक आउटलुक मुख्तलिफ था उसके अंदर, इसलिए उस पोजीशन की अहमियत बढ़ गई थी। अदरवाइज देखिए गवर्नर जो अच्छे गुजरे हैं सिंध के अंदर, उनमें फखरुद्दीन जिब्राहिम का नाम बहुत इसलिए वो होता है कि वो, हालांकि उनके पास पावर्स उनके पास भी थी, दो वजह से फखरुद्दीन जिब्राहिम को याद किया जाता है। एक ये कि उन्होंने पहली मरतबा, उस जमाने में किडनैपिंग फॉर रैंसम और कार स्नैचिंग बहुत होती थी, उन्होंने पहली मरतबा सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी का कॉन्सेप्ट दिया और सीपीएलसी बना कर दी उन्होंने, और उसमें इंतहाई क्रेडिबल लोगों को रखा, और उसके बाद किडनैपिंग फॉर रैंसम और कार स्नैचिंग के केसेस में नुमायां कमी आई। मगर इस पे हम किसी वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक छेड़ा है, और मुझे टेम्पटेशन फील हो रही है कि आप पे इस पे अलहदा एक हम इस पे सेगमेंट करें कि सिंध में कितने अच्छे या किस तरह के गवर्नर रहे हैं, और आपसे बेहतर प्रोफाइलिंग कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन एक सवाल मैं ये सोच रहा था, रह ना जाए, आप पे इस पे इसी हफ्ते या अगले हफ्ते ज़रूर मैं इस पे आपसे रिक्वेस्ट करके सेगमेंट में लेकर आएंगे कि पीपल्स पार्टी खामोश है, और क्या पीपल्स पार्टी में कामरान साहब में, या उन्हें लगेगा कोई नहीं यार अपने जैसा बंदा है यार, ठीक है यार हमारे जैसा ये है, हम कौन से, हमारे बारे में लोगों को कौन से कोई अच्छा इमेज है तो ठीक है, वो कैसे चलेंगे आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी और इनके? क्योंकि माजी में हमने देखा गवर्नर दूसरी जमात का होता है और वो पार्टी जो है वहाँ पावर में कुछ और जमात होती है, तो इनकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी? रऊफ पीपल्स पार्टी के लिए कोई मैटर नहीं करेगा। उसकी दो वजह है। एक वजह ये कि एमक्यूएम की अब जो है वो पोजीशन उस तरह की रही नहीं है कि एमक्यूएम कोई बहुत स्ट्रांग बार्गेन कर सके किसी से। मतलब वो ठीक है, पीटीआई के दौर में एक इशू था, उनके एमक्यूएम के एमएनएस के मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन थी, इसलिए शायद, वरना अगर आप पीटीआई से जो एमक्यूएम का माहदा हुआ था और पीपल्स पार्टी से जो माहदा हुआ था उसमें बहुत सी चीजें थी जो पीटीआई के लिए भी काबिल कबूल था, उनके इख्तियार में नहीं था। जैसे आज तक एमक्यूएम ना पीपल्स पार्टी से ना पीटीआई से अपने सेक्टर और यूनिट ऑफिस नहीं खुलवा पाई, और वो उन्होंने साफ इमरान खान ने भी माजरत कर ली थी, पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये मैटर किसी और का है, ये हम इसमें डील पढ़ नहीं सकते। बहुत माजरत के साथ मुझे आपकी बात दरमियान में काटनी पड़ रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, शार्प क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इजाजत चाहेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।